Good morning, students. I am Dr. Indramal Goyal. Today in this video, we will discuss about issue of debentures of a public company and when the amount of debenture is received by the company in installment. As you know that if the financial market is not so sound, investors are not ready to invest, or there is a possibility of deflation or recession in future, then it is very difficult to raise adequate financial resources from the market. यदि किसी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो और भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना नहीं हो, भविष्य में लोगों को रोजगार मिलने की संभावना नहीं हो, सरकार की नीतियां उद्योगों के प्रति अधिक कठोर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और कंपनी को अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उसको एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में एक कंपनी को डिवेंचर इशू करते समय डिवेंचर की पूरी फेस वैल्यू एक साथ नहीं लेकर किस्तों में लेना पड़ता है, जिससे कि जो पैसा कंपनी ने उधार लिया है उसका जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है तो इट क्रिएट लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन दैट कंपनी एंड दे विल बी रेडी टू पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन द डिवेंचर्स दैट दे हैव परचेज्ड। जैसा कि हमने इशू ऑफ शेयर के बारे में भी डिस्कस किया था कि जब पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट होता है, जब शेयर की वैल्यू किस्तों में वसूल की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है और उनका टेक्निकल नाम पहला एप्लीकेशन मनी, उसके बाद में दूसरे इंस्टॉलमेंट को हम अलॉटमेंट मनी बोलते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल बोलेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगर लास्ट में होगी उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता है तो दैट विल बी नोन एज ए सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ठीक है, ऐसा ही डिवेंचर के संदर्भ में भी हो सकता है। तो जब अगर एक कंपनी अपने डिवेंचर पे फेस वैल्यू की अमाउंट 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में लेती है तो इसे किस्तों में भुगतान कहते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज है इनको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और अगर एक कंपनी अपने डिवेंचर का इशू प्रीमियम पे करती है तो ऐसी स्थिति में जो प्रीमियम की राशि है वो भी अलॉटमेंट मनी के साथ ली जाएगी जब तक कि क्वेश्चन में इस पर सूचना नहीं दी गई हो। और अगर मान लो डिवेंचर का इशू है वो डिस्काउंट पे किया गया है तब भी जो है वो डिस्काउंट की अमाउंट है वो अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट होगी। इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट कंपनी विल गेट लेस अमाउंट देन इट्स फेस वैल्यू, बट इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम कंपनी विल गेट सम एडिशनल अमाउंट, surplus amount than the face value of debenture. So premium received by the company at the time of issue of debenture is a profit of capital nature, and discount allowed on issue of debenture is a loss of capital nature, and discount allowed on issue of debenture is gradually written off by the company over the period of debentures, and premium received by the company is a profit of capital nature. It is a restricted profit and it can be used only for the purposes which are exclusively mentioned in the Companies Act 2013 regarding use of balance available in security premium। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। एक क्वेश्चन आप भी लिखें, अपना पेन और कॉपी उठाएं और अपना क्वेश्चन लिखें ताकि फिर बाद में हम इसकी एंट्री करेंगे, वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। श्याम कंपनी लिमिटेड
श्याम कंपनी लिमिटेड इशूड 5,000 12% debentures of rupees 100 each, payable rupees 30 on application, rupees 50 on allotment, and balance on first and final call. And balance on first and final call. All amounts were received in time. जब भी कंपनी ने मांगा तब वो पैसा मिल गया था। Application were received for application were received for 8,000 debentures. Of which 500 application were rejected and remaining applicants were allotted on pro rata. तो सेम शेयर्स में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है ऑन प्रो रेटा बेसिस, राइट। तो यहाँ देखिए हमारी टोटल एप्लीकेशन हमने दो भाग में बांटा है। 5,000 की जगह ना 8,000 एप्लीकेशन मिली, तो ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 3,000 से। अब कंपनी ने अलॉटमेंट की स्ट्रेटेजी क्या रखी है, देखो यहाँ 500 एप्लीकेशन जो इनकम्प्लीट थी उनको रिजेक्ट कर दिया। पीछे जो बची है हमारी 7,500 एप्लीकेशन, उनको 5,000 शेयर का अलॉटमेंट हुआ, ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके लिए आप है ना वर्क सॉल्यूशन और इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या होगा, अब देखिए 12% डिबेंचर है, इसका मतलब 12% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है which will be payable by the company on half yearly or annual basis. It is a matter not to be discussed at the time of issue of debenture. हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर के टाइम जो ना कितना रुपया एप्लीकेशन के साथ है, कितना अलॉटमेंट पे है, कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो अब देखिए प्रीमियम और डिस्काउंट की बात इस क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब है डिबेंचर आर इशूड एट पार वैल्यू, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर में पूरे 100 रुपए मिलेगा। अब यहाँ देखो 30 रुपीज एप्लीकेशन में मिल गया, 50 रुपीज अलॉटमेंट में मिल गया, 30 प्लस 50 80 तो मिल गया। और फिर लिखा हुआ बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो व्हाट विल बी अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप देखिए 100 रुपीज टोटल मिलना चाहिए कंपनी को, उसमें से 30 ऑन एप्लीकेशन एंड 50 ऑन अलॉटमेंट, 80 रुपीज मिल गया। 100 माइनस 80 कितना रुपया बचा, 20। वो 20 रुपीज है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा, ये हमें निकालना पड़ा। कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ होता है टोटल ये एप्लीकेशन पे इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना वगैरह। यहाँ एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी दे दी, फर्स्ट कॉल पे कितना वो बोला बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो हमने कैलकुलेट करना और टोटल अमाउंट है वो 100 रुपीज है। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है तो 100 मिलना चाहिए। 100 में से जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो हमारी 80 रुपीज हो जाती है।
फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपीज देगा, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में इशू 5000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100, ये बात है। फिर ऑन पेबल का है, ऑन एप्लीकेशन ₹30, एप्लीकेशन पे ना ₹30 है, ऑन एप्लीकेशन ₹30, ऑन अलॉटमेंट ₹50 एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इट विल बी ₹20। कैसे? टोटल 100 रुपीज है, 100 में से 80 ये घटाया तो फिर ये 20 आ गया। तो ये इस तरह से मिलना चाहिए। नाउ व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिसीव? तो अब इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। एप्लीकेशन मनी कितना मिला? यू सी एप्लीकेशन मनी कितनी मिलेगी? एप्लीकेशन मनी विल बी ऑन 8000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। तो कितना हो गया? 2,40,000 ये आपको एप्लीकेशन मनी मिला है। उसमें से हमने जो से डिवेंचर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी ना, उनका पैसा पहले रिफंड हो जाएगा, वो घटाएंगे। तो लेस रिफंड किसका रिफंड होगा? जो 500 डिवेंचर की एप्लीकेशन है ना, हमने रिजेक्ट करी है, तो 75,000 रुपीज सॉरी 50,000 रुपीज ये हमने रिफंड कर दिया। पीछे कितना बचा बैलेंस आप देखिए, रिमेनिंग 8,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 7,500, ठीक है। और इंटू 30, 7,500 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 2,25,000। अब आप ये इसको मल्टीप्लाई करो तो भी ये आएगा, और इसमें से अगर आप 2,40,000 से 15,000 घटाओगे तब ये 2,25,000 आएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा। अब देखिए द कंपनी हैज इशूड ओनली 5,000 डिवेंचर एंड दिस इशू इज हाईली ओवर सब्सक्राइब्ड and 500 applicants have been rejected and refused allotment. Remaining 7,500 में से अब हम allotment कितना कर सकते हैं? Only 5,000 debenture can be allotted because in case of a company, no company can issue the shares and debenture more than the number it had actually offered to the public. कंपनी अधिनियम के अनुसार कोई भी कंपनी उतनी ही शेयर और डिवेंचर का अलॉटमेंट कर सकती है जितना कि उसने प्रोस्पेक्टस में इशू करने का अपना प्रोक्लेमेशन दिया। उससे ज़्यादा का अलॉटमेंट कभी नहीं कर सकते, भले ही एप्लीकेशन ज़्यादा है। तो फिर जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो उसके दो ही तरीके, या तो उनको आप रिजेक्ट करो और या फिर प्रो रेटा से अलॉटमेंट कर दो ताकि सारे एप्लीकेंट को कुछ शेयर मिल जाए। अब एप्लीकेशन रिजेक्ट भी वही की जाती है जो इनकम्प्लीट थी, राइट। तो यहाँ 500 एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी, वो रिजेक्ट हो गई। अब पीछे बचा 7,500। अब 75,100 एप्लीकेंट्स को मैक्सिमम हम 5,000 डिवेंचर ही अलॉट कर सकते हैं। तो जितने हम डिवेंचर अलॉट करेंगे वो डिवेंचर एप्लीकेशन मनी डिवेंचर अकाउंट में चली जाएगी और कंपनी का डिवेंचर और डेब्ट कैपिटल का पार में जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट्स ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना? 5,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन मनी 1,50,000 तो वहां चली गई, और पीछे जो बची है ना वो एडजस्टेड इन अलॉटमेंट हो जाएगी। एडजस्टेड इन अलॉटमेंट कितना? ये 2,500 एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 30 ईच, इट विल बी 75,000। तो आप ये देखिए, ये वर्किंग नोट हो गया हमारा फॉर एंट्री नंबर 1 एंड 2, क्योंकि फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ अलॉटमेंट वर्ड नहीं लगेगा क्योंकि अलॉटमेंट के लिए हम सेकंड इंस्टॉलमेंट अलग से ले रहे हैं। जब पेमेंट इन लंप सम होता है ना तो सारा पैसा एक साथ आता है, इसलिए हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट क्या हो जाएगी, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, जितना डिवेंचर में गया टू बैंक, जितना पैसा रिफंड किया, और 2 एंट्री बन जाती है। जब एक इंस्टॉलमेंट सारा पैसा लमसम लेती है तो 2 एंट्री बनेगी, और अगर इंस्टॉलमेंट 2 होती है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो 2 का 4 एंट्री बनेगी। या इंस्टॉलमेंट 3 है तो 3 की जगह हमारी 6 एंट्री बनेगी। अब देखिए फोर्थ एंट्री क्या होती है, फोर्थ एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या होती है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, राइट। तो अब अलॉटमेंट मनी पे हमारे देखो 75,000 ऑलरेडी मिल चुका है। ड्यू टू प्रो रेटा, ड्यू टू ओवर सब्सिशन, certain part of the allotment money is already retained by the company out of the application money. So at the time of allotment money to be received, this amount will be receiving less than actual amount to be received, right? तो जब किसी कंपनी को allotment money का कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ में ज़्यादा मिल गया था ड्यू टू ओवर सब्सिशन और वो रिटेन कर लिया गया, तो बाद में ये लोग पैसा नहीं देंगे। दोज हु हैव ऑलरेडी पेड टू सम एक्सटेंट देन दे विल पे लेस अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ फोर्थ एंट्री का मैं ये पहली और दूसरी एंट्री का हमारा वर्किंग होता है, और एंट्री नंबर 1 एंड 2 का ये हमारा वर्किंग होता है। एंट्री नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 एंट्री कौन सी होती है, पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, और दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी जो पूरी मिली है ना उसको ट्रांसफर करने की। अब ये ओवर सब्सिशन है तब ऐसा है, लेकिन कभी कभी अगर शेयर या डिवेंचर का अंडर सब्सिशन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितना भी एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन मनी दिया है दे विल बी अलॉटेड शेयर एंड देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ प्रो रेटा, नो क्वेश्चन ऑफ रिफंड टू एनीवन। और कंपनी वो भी अलर्ट तभी कर सकती है जब जितने शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किए, उसका 90% सब्सक्राइब हो जाए, अदरवाइज नहीं किए जा सकते। तो यहाँ हम फोर्थ एंट्री का मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, क्या होगा, ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितनी होगी, देखो टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड विल बी on 5,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 50 each। कंपनी को ना 2,50,000 मिलना चाहिए ऑन अलॉटमेंट, उसमें से लेस रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, तो अभी ये पैसा नहीं मिलेगा। तो रिसीव्ड विद एप्लीकेशन कितना है, ये 75,000, क्योंकि वो ड्यू टू प्रो रेटा एंड ड्यू टू ओवर सब्सिशन दिस अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड। तो अब कंपनी को कितना मिलेगा, ओनली 1,75,000 मिलेगा नेट रिसीव्ड, और वो सारा पैसा कंपनी को मिल रहा है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री का वर्किंग नोट है। जब ओवर सब्सिशन हो और टोटल एप्लीकेशंस को हम 2 ग्रुप में बांटे तब टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक वर्टिकल स्टेटमेंट बना दीजिए। और स्टेटमेंट में भी क्या होता है, जो शेयर या डिवेंचर की एप्लीकेशन रिजेक्ट की है उसको पहले घटाना है, उसके बाद में जो बचा है उसमें से एप्लीकेंट को ना अलॉट कर दो शेयर, डिवेंचर शेयर जितना इशू करा था, और उसके बाद में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है दैट कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी वेदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख देवे कि नहीं, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को पूरी रिजेक्ट करनी है, तो फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर नहीं भी कहा है तो भी वी कैन एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, क्योंकि जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर एंड डिवेंचर द सक्सेसफुल अलॉटी विल बी लायबल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो इसलिए हम पहले पैसे भेजें और 2 दिन 4 दिन बाद में भाई आप वापस भेजिए अलॉटमेंट मनी, तो दैट विल बी रिडिकुलस। इसलिए क्या किया जाता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है ना उसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, और बाद में जो है वो सक्सेसफुल अलॉटी है उनको पैसा कम देना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ होता है।
टोटल अलॉटमेंट मनी कंपनी की 5,000 डिबेंचर पे 50 रुपए से मिलनी चाहिए 2,50,000 और उसमें से 75,000 ऑलरेडी मिली भी ड्यू टू प्रोविजन एडजस्टेड इन अलॉटमेंट लिखा है। तो अब हमारे को 1,75,000 ही और मिलेगा। अब हमें इसकी एंट्री बनानी है। टोटल एंट्री कितनी बनेगी? 6 एंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट ही है, तो 3 इंस्टॉलमेंट में 6 एंट्री बनेगी। अब एंट्री क्या होगी वो मैं यहाँ बना रहा जानवर ऑफ कौन सी कंपनी है? श्याम कंपनी। जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर एंड एलएफ अमाउंट बना देना और डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी और अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट लिख देना। दिस इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। अब पहली एंट्री 2020 कुछ भी जो डेट होगी क्वेश्चन में वो डालना है आपको। नंबर 1 फर्स्ट एंट्री होगी क्या? बैंक अकाउंट डेट। तो कोई भी कंपनी आपने पता है कोई भी कंपनी 1 रुपया भी ना तो कैश में ले सकती है ना दे सकती है, तो सारा जो अमाउंट आता है वो बैंक अकाउंट में जमा रहेगा। तो एक तरह से जो कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए बैंक में एक स्पेशल अकाउंट खोलती है, वो एक एस्क्रो अकाउंट का एग्जांपल हो गया। एंड द बैंक विल रिटेन दिस एप्लीकेशन मनी till the allotment takes place and it will be transferred to the company's bank account when the debenture have been allotted. So bank account debit to 12% debenture application account। ये अमाउंट आई हमारे टोटल, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट में कितना रुपया आएगा? जो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिली है ना वो रुपया आएगा। तो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी मिली है कंपनी को 2,40,000, तो ये 2,40,000 हमने यहाँ लिख दिया। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन बीइंग 12% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये नरेशन हो गया। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की होगी और वो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से होगी, वेदर इट इज ए मैटर ऑफ ओवर सब्सिशन और अंडर सब्सिशन। और सेकंड एंट्री भी एप्लीकेशन मनी से ही होगी, जितना एप्लीकेशन मनी मिली उसको आपने कहाँ ट्रांसफर किया। तो अगर आप के क्वेश्चन में अंडर सब्सिशन की बात है, अल्प अभिदान की बात है, तो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको अलॉटमेंट हो जाएगा और पूरी एप्लीकेशन मनी कंपनी की कैपिटल शेयर कैपिटल या डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ओवर सब्सिशन की दशा में फिर क्या होगा कि कुछ रुपए डिवेंचर के डिवेंचर अकाउंट में जाएंगे, कुछ है ना रिफंड हो जाएंगे, कुछ है ना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ हमारे को जो एप्लीकेशन मनी मिली है उसके 3 पार्ट हो गए। कुछ रुपया देखो हमने रिफंड किया 15,000, तो मैं वापस जो सेकंड एंट्री लिखूंगा ना वो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की है। तो जब एप्लीकेशन मनी मिली तो हमने एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया। अब एप्लीकेशन अकाउंट मुझे क्लोज करना है, क्योंकि अलॉटमेंट होते ही एप्लीकेशन का अकाउंट क्लोज हो जाता है। तब हमारी सेकंड एंट्री बनेगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और वो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट उतने रुपए से होगा जितने रुपए से क्रेडिट हुआ था। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में 2,40,000 है। अब इस 2,40,000 को आपने कहाँ ट्रांसफर किया? दैट यू सी द वर्किंग मनी 15,000 पे लिखा है रिफंड। रिफंड मतलब पैसे वापस लौटाए। तो एप्लीकेशन मनी मिलने पर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और अगर आपने वापस पैसे लौटाए तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जो पैसे लौटाए उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। कितना रुपये? 50,000। अब उसके बाद में देखो हमने ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर में कितना रुपया किया? 5,000 into 30 1,50,000। तो जो पैसा डिवेंचर एप्लीकेशन मनी का है वो डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ऑन अलॉटमेंट ऑफ द डिवेंचर टू द एप्लीकेंट। तब हमारी एंट्री बनेगी टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। अब ये कंपनी की डिवेंचर अकाउंट में चला गया पैसा और वो कंपनी का डेब्ट का पार्ट बन गया फाइनेंशियल।
अब इस पैसे को कंपनी है ना अपने पर्पज में यूज कर सकती है। और दूसरा जो है जो लास्ट में बचा 2500 एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा थी उसको 30 रुपीज से 75,000 जो ज़्यादा पैसा था वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया। तो मैं यहाँ लिखूंगा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और वो 75,000 नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब किसकी एप्लीकेशन मनी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी आप पूरा भी लिख सकते हैं अदरवाइज शॉर्ट में लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ये हमारी सेकंड एंट्री। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री हमेशा एप्लीकेशन मनी से होगी। पहली एंट्री में एप्लीकेशन मनी कितनी मिली उससे होगी और दूसरी एंट्री में उस एप्लीकेशन मनी को आपने कहां ट्रांसफर किया। अब मुझे बनानी है थर्ड एंड फोर्थ एंट्री। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी 50 रुपए से ड्यू होगी 5,000 से रुपए। देखो पहली और दूसरी एंट्री हमेशा एप्लीकेशन मनी से होती है और एक्चुअल नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड से हुई। सेकंड और थर्ड एंट्री जो है अलॉटमेंट मनी मांगने की और फर्स्ट फाइनल कॉल मनी मांगने की वो हमारे 5,000 डिबेंचर पे होगी क्योंकि जिन लोगों को कंपनी ने डिबेंचर अलॉट किया अलॉटमेंट मनी उसी से मांगी जाती है। तो मैं इसको बनाने के लिए यहाँ ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। और अब थर्ड एंट्री क्या होगी जैसे आपने शेयर में करी थी वैसे ही यहाँ पे भी होगी। द थर्ड एंट्री इज रिगार्डिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये पैसा अलॉटमेंट मनी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और 12% डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगेन द फॉर्मेट विल बी कंटिन्यू एंड वी राइट लाइक दिस। The third entry is regarding allotment money due. क्या लिखूंगा मैं 12% डिबेंचर allotment account debit to 12% डिबेंचर account। क्या होगा रिलेशन being allotment money due, being allotment money है मतलब मनी and due शॉर्ट में लिखा है मैंने being allotment money due कितना होगा on 50,000 share at the rate of 50 on 5,000 share at the rate of 50 each amount to be received amount which is actually due as allotment money is 2,50,000। और फोर्थ एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो थर्ड एंट्री में हमने डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया तो वो अकाउंट ओपन हो गया और फोर्थ एंट्री में जब अलॉटमेंट मनी मिली तो वापस क्रेडिट हो गया। अब देखो कितने रुपए आएंगे यहाँ तो ये देखिए फोर्थ एंट्री का मैंने यहाँ वर्किंग नोट बनाया था पहले से ही। ऑन अलॉटमेंट कंपनी को पैसा मिलना चाहिए अलॉटमेंट का कितना ऑन 5,000 डिबेंचर एट 50 ईच 2,50,000 मिलना चाहिए एंड आउट ऑफ 2,50,000 75,000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड ड्यू टू प्रो रेटा। ये हमने यहाँ लिखा था एडजस्टेड इन अलॉटमेंट मनी कितना 75,000। तो जो 75,000 ऑलरेडी कंपनी के पास आया हुआ है ड्यू टू एक्सेस एप्लीकेशन तो वो अब कंपनी को मिल चुका है तो अब नहीं मिलेगा नेट अमाउंट अब मिलेगी। तो फोर्थ एंट्री का जो अमाउंट है हमारा नेट रिसीव कितना होगा 1,75,000 ड्यू तो हम पूरा करेंगे बट रिसीव्ड है ना 1,75,000 ही होगा अभी। क्यों होगा क्योंकि जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका था वो लोग नहीं लेंगे और नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव राइट। अब देखो अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किए जाते तो थर्ड एंट्री में हम लेते हैं टू डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और अगर डिस्काउंट पे इशू किए जाते तो थर्ड एंट्री में हम करते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और इशू और डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और फिर रुपए जो मिलते तो प्रीमियम सही मिलते और डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट की अमाउंट घटा कर मिलती। या प्रीमियम एंड डिस्काउंट में इशू की बात नहीं है कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में लिखा हुआ तो इट इज इंप्लाइड दैट द डिबेंचर वर इशूड एट पार वैल्यू सब मूल्य पर निर्गमन किया गया था। तो इस आधार पे ये हमें टोटल मिलना चाहिए 2,50,000 अलॉटमेंट मनी का 75 ऑलरेडी मिला हुआ है तो अब हमारे जो है नेट मिला 1,75,000। नाउ फिफ्थ
3 इंस्टॉलमेंट थी हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में डिवेंचर का, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना है? ₹20। तो हमारी यहाँ नेक्स्ट एंट्री होगी 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना रुपया? 5,000 into 20, that will be 1 lakh। अब यहाँ कोई एरियर नहीं है तो ये पूरे 1 लाख रुपये मिल जाएगा, राइट। अब इसका नरेशन क्या होगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का, तो बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये नरेशन। और 6 एंट्री रहेगी, इसका रुपया मिलने की। क्वेश्चन में आपको डेट दे रखी होगी, अलॉटमेंट मनी कब ड्यू हुई, कब तक मिलनी थी, और फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी ड्यू कब हुई और लास्ट डेट कब मिलना था। तो जनरली 15 डेज टाइम लैग इज अलाउड फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड रिसीव। तो ये क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है दैट इज टू बी फॉलो। अब आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब रुपया मिलेगा, यू विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। नरेशन हो जाएगा बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव एंड अमाउंट रिसीव होगी पूरी 1 लाख, बिकॉज देयर इज नो डिवाइडर, नो एरियर इन दिस case, in this question. So this is about issue of debenture at par and the amount is to be received in installment and the issue is oversubscribed. तो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन की हमने साथ में डिस्कस करी है। पहला इशू ऑफ डिवेंचर, फिर है इशू ऑफ डिवेंचर एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, फिर है ओवर सब्सिशन ऑफ डिवेंचर एंड फिर है एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट ड्यू टू प्रो रेटा। तो ये सारी बातें हमने यहाँ लिखी है और क्वेश्चन के माध्यम से एंट्रीज को मैंने समझाने का कोशिश किया है। और अब इसका अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो कंपनी का बैलेंस शीट हम वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, और वर्टिकल फॉर्म में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट अप एंड डाउन, ऐसे अभी हमारी जो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट बनती है ना, तो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं, फिर राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखते हैं। लेकिन जो कंपनी फॉर्म का बैलेंस शीट बनती है ना, वो वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। आप अपना बुक में भी इसे देखें। और कंपनी का जो बैलेंस शीट बनाई जाती है ना, उसमें 2 ईयर कंपेरेटिव बनाई जाती है हमेशा, फॉर द नॉलेज ऑफ द पब्लिक, फॉर द नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टर्स, फॉर द नॉलेज ऑफ द स्टेक होल्डर्स,